हेलो फ्रेंड, मैं सुमा डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम है उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। देखिए फ्रेंड, आज के आप जो क्लास होने वाले है उसको आप राजस्थान सीएचओ एग्जाम की बूस्टर क्लास बोल सकते हो, क्योंकि आज ही क्लास के अंदर मैंने जो राजस्थान सीएचओ का पेपर था 2020 का, उसके रिगार्डिंग जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक और उन्हीं के एमसीक्यू में आप लोगों के लिए लेके आए हूं। तो आज ही क्लास आप लोगों के लिए राजस्थान सीएचओ की बूस्टर क्लास होने वाली है रिगार्डिंग टू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपके वेट से। तो फ्रेंड, वेट से जो मोस्टली अगर अपन लोगों पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यही बनते हैं कि भाई एक नॉर्मल जो न्यूनेट होता है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उसका वेट है वो डबल कब हो जाता है, वेट है वो ट्रिपल कब हो जाता है। तो अपन इन्हीं क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो एक बार जो नॉर्मल न्यूनेट होता है उसका वेट की बात करें तो वेट है वो आपके लिए 3 kg है, वो रहने वाला है। आप आंसर करोगे कि साहब एक जो नॉर्मल न्यूनेट होता है उसका वेट है वो कितना होता है, तो उसका वेट है वो 3 kg होता है। एवरेज की बात करें तो 3 kg वेट होता है। अगर आपको रेंज देके पूछ लिया जाए तो रेंज के अंदर आप क्या सही करोगे, रेंज के अंदर आप सही करने वाले हो 2.5 से 3.5 kg है, वो आप सही करने वाले हो। ठीक है फ्रेंड। देन इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आता है कि बच्चा जब स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं, बच्चे के लाइफ के स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं, उसके अंदर उसके वेट के ऊपर है वो क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड, उसके वेट की बात करें तो स्टार्टिंग के 7 दिन के अंदर बच्चे का वेट है वो 10% वेट है वो क्या होता है, 10% वेट है वो क्या हो जाता है, बच्चे का डिक्रीज है वो हो जाता है। और इस डिक्रीज होने का कारण क्या है फ्रेंड, डिक्रीज होने का कारण ये है कि बच्चा जब यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो वो अपने आप को एनवायरनमेंट में इतनी जल्दी एडजस्ट है वो नहीं कर पाता, इसी कारण से उसका वेट है वो क्या होता है, आपको लॉस है वो देखने को मिलता है। देन बात करें डबल का, कि बर्थ वेट है वो डबल कब होता है, तो बर्थ वेट डबल होता है वो होता है 6 मंथ के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है उसका जन्म के समय वेट था वो 3 kg था, तो 6 महीने के ऊपर उसका वेट है वो कितना हो जाएगा, 6 kg है वो आपको देखने को मिलेगा। बर्थ वेट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना है वो इंक्रीज हो जाएगा। 3 था, 3 से क्या हो गया, 6 हो गया। फिर आता है 1 साल के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो 1 साल पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बर्थ वेट का जो बच्चे का वजन है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। यानी जन्म के समय उसका वेट कितना था, जन्म के समय उसका वेट था 3 kg, फिर उसका वेट हो गया 6 महीने पर 6 kg, फिर 1 साल पर कितना होगा उसका 9 kg वो वेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थे जो आपको वेट्स के रिगार्डिंग है वो देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हाइट से। तो हाइट से पहला बनता है कि बच्चे की एक नॉर्मल हाइट है वो कितनी होती है। तो नॉर्मल हाइट का आंसर है वो किसके पास चला जाएगा, नॉर्मल हाइट का आंसर चला जाएगा साहब 50 सेंटीमीटर एक बच्चे की नॉर्मल हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। ये तो हाइट के पास, नॉर्मल हाइट के पास क्वेश्चन चला जाएगा। लेकिन आपको एक नॉर्मल हाइट न देकर, आपको एक मतलब एक नंबर न देकर आपको एक रेंज दे दी जाए, तो रेंज में आप 45 से 55 सेंटीमीटर जहां पर ऑप्शन में रहेगा वो आपको सही करना है। अब जो इंक्रीज का हाइट इंक्रीज का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि 1 साल के अंदर बच्चे की हाइट है वो कितनी होगी। तो बच्चे की हाइट क्या हो जाएगी, 50% है वो इंक्रीज हो जाएगी बर्थ हाइट की। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, आपने अभी पढ़ा बच्चे की एक हाइट है वो कितनी होती है, बच्चे की हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, आपने ये पढ़ा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, हाइट है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। तो वही हाइट 25% सॉरी 50% इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी ना फ्रेंड। कितनी हो जाएगी, 75 आपको देखने को मिलेगी। यानी हाइट थी 50 सेंटीमीटर बच्चे की जन्म के समय, उसकी 50% इंक्रीज होगी तो 50 की 50% कितनी होती है, 25 होती है। तो 50 सेंटीमीटर थी और 25 उसमें और ऐड कर दिया तो कितनी हो गई, 75 सेंटीमीटर हो गई। यही बात करें अपन, यही अगर बात करें 4 साल के ऊपर, तो 4 साल पर बच्चे की हाइट है वो क्या हो जाती है, वो 4 साल पर हाइट हो जाती है वो डबल हो जाती है बर्थ हाइट की, यानी क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हाइट है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे की हाइट है वो 4 साल पर कितनी हो जाएगी, 4 साल पर उसकी हाइट हो जाएगी 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बन के आ रहा है, वो आ रहा है हेड सर्कमफ्रेंस से। तो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस वो कितना होता है, तो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस है वो 33 से 35 सेंटीमीटर है वो होता है, ठीक है फ्रेंड। और देन नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 31 से 33 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हेड सर्कमफ्रेंस से चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। हेड सर्कमफ्रेंस बच्चा जन्म होता है जब बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा होता है, नहीं सर उसका बड़ा होता है, और चेस्ट उसका क्या होता है, छोटा होता है। तो हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस की तुलना में 2 से 3 सेंटीमीटर वो क्या होगा, कम होगा। देन आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन निकल के आती है वो ये आती है, जो नोट लगा रखी है, हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल एट 1 ईयर ऑफ एज। यानी आप बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस था और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस था वो क्या होगा, जब बच्चा 1 साल का होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जो कितना होता है 9 to 11 सेंटीमीटर वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए किसके रिगार्डिंग, ये आपके क्वेश्चन हो गया आपके हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, वेट और हाइट के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका ब्रेस्ट फीडिंग से। तो नॉर्मल डिलीवरी क्वेश्चन बन रहा है कि बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तो मदर बच्चे को मिलकर यानी ब्रेस्ट फीडिंग वो कब करवाएगी, तो विद इन 1 आवर से वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर सिजेरियन हुआ हो तो 3 to 4 आवर्स बाद 3 से 4 घंटे बाद क्या करेंगे, अपन बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। क्यों फ्रेंड, क्योंकि उस समय मदर में एनेस्थेसिया का असर रहता है, एनेस्थेसिया रहती है, इस कारण से उसका असर बच्चे पर ना आ जाए, इसलिए 3 से 4 घंटे का अपन वेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मदर नीड एक्स्ट्रा 500 कैलोरी ड्यूरिंग फीडिंग। अगर मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो मदर को 500 कैलोरी की एक्स्ट्रा नीड होती है, ठीक है फ्रेंड। और ब्रेस्ट फीडिंग के अमाउंट की बात करें, ब्रेस्ट जो सिक्रेशन होता है मदर से उसके अमाउंट की बात करें तो 500 से 600 ml पर डे ब्रेस्ट मिल्क है वो सीक्रेट होता है मदर से। आया बात समझ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ब्रेस्ट मिल्क के टाइप से। तो फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रम है वो होता है, जो स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज के अंदर सीक्रेट होता है, ठीक है फ्रेंड। और इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, थिक होता है ये, ठीक है। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि आपके जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क और कोलेस्ट्रॉल उसमें किस टाइप की इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो उसके अंदर IgA टाइप की इम्यूनोग्लोबिन है वो देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड। देन जो मिल्क से सेकेंड मिल्क का टाइप है वो है ट्रांजिशनल मिल्क, जो 4th डे सीक्रेट होता है और 10 to 14 डे तक रहता है। ये थिनर होता है, लाइटनर होता है कलर के अंदर, ठीक है फ्रेंड। और फिर आता है आपका मेच्योर मिल्क। मेच्योर मिल्क की बात करें तो 2 वीक आफ्टर डिलीवरी के 2 वीक बाद में सीक्रेट होता है, जो थिनर होता है, ठीक है फ्रेंड। और देन बात करते हैं प्री टर्म मिल्क। तो प्री टर्म मिल्क कब सीक्रेट होता है, जब प्री टर्म डिलीवरी हुई हो तब जाके, मतलब डिलीवरी और प्रॉपर 9 मंथ कंप्लीट नहीं किए हैं उसने, पहले उससे डिलीवरी हो गई है, प्री टर्म डिलीवरी हुई है, उस समय जो मदर के मिल्क सीक्रेट होगा वो कौन सा मिल्क होगा, वो प्री टर्म मिल्क है वो आपको देखने को मिलेगा। देन बात करें 4 मिल्क की, तो 4 मिल्क कौन सा होता है, एट दिस स्टार्ट ऑफ फीडिंग। स्टार्ट है फ्रेंड कि जब मदर है बच्चे को फीडिंग करना स्टार्ट कर रही है तब जाके तभी ये सीक्रेट होता है। मतलब बच्चे को जब मदर ने मिल्क पिलाना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम जो मिल्क सीक्रेट होगा उसको आप क्या बोलोगे, 4 मिल्क बोलोगे, जो ज्यादातर वाटरी होता है, ठीक है। और देन हिंद मिल्क की बात करें तो हिंद मिल्क होता है जब फीडिंग एंड पे आ गई, मतलब फीडिंग कराने के 5 से 7 मिनट बाद में ये मिल्क सीक्रेट होता है, तो ये थिक्की होता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपके मिल्क से क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बता दिए, ब्रेस्ट फीडिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका नॉर्मल न्यूबॉर्न किसको बोलेंगे, हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट बोर्न एट टर्म बिटवीन 38 to 42 वीक। अगर बच्चा 38 से 42 वीक के बीच में डिलीवर हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल न्यूबॉर्न बोलेंगे, ठीक है। और प्री टर्म किसको बोलेंगे, प्री टर्म उसको बोलेंगे जो 37 वीक से पहले हो रहा हो, ठीक है फ्रेंड। और पोस्ट टर्म किसको बोलेंगे, जो 42 वीक से बाद में हो रहा हो। कहने का मतलब ये है डिलीवरी
अगर 38 से 42 वीक के बीच में हो रही हो तो वो नॉर्मल डिलीवरी, उसको नॉर्मल न्यूबॉर्न बोलेंगे। प्री टर्म न्यूबॉर्न किसको बोलेंगे, जो 37 वीक से पहले हो रहा हो। और पोस्ट टर्म किसको बोलेंगे, जो 42 वीक के बाद में हो रहा हो। 42 वीक का मतलब है जेस्टेशनल लाइफ की बात करें फ्रेंड अपन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वेरी लो बर्थ बेबी, एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू वेरी लो बर्थ बेबी है, अपन किसको बोलेंगे, जिसका वेट है 1500 ग्राम से अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं अपन वेरी लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। और एलबीडब्ल्यू बेबी किसको बोलेंगे, यानी लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, जिसका वेट है 2500 ग्राम से क्या हो, कम हो। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, एक्सट्रीमली बोलेंगे अपन जिसका 1000 ग्राम से वेट कम हो। बच्चे की नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होती है वो कितनी होती है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। और हार्ट रेट जो होती है फ्रेंड वो आपको देखने को मिलेगी 120 से 160 बीट पर मिनट है, वो आपको हार्ट रेट है देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, ये जो पॉइंट थे वो राजस्थान सीएचओ एग्जाम के लिए रिगार्डिंग इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आगे बहुत सारे अपने पास टॉपिक हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके सक्शनिंग से। तो सक्शनिंग से पहला क्वेश्चन बनता है कि आप बच्चे की सक्शनिंग कर रहे हो तो पहले ओरल्स को क्लीन करोगे, यानी माउथ को सक्शनिंग परफॉर्म करोगे या फिर नोज में करोगे। तो फर्स्ट अपन जो सक्शनिंग करते हैं वो माउथ में करते हैं, देन अपन किस में करते हैं, नोज में अपन सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। तो पहले ओरल कैविटी को अपन क्लीन करेंगे, फिर अपन जो नोज के थ्रू है वो सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है न्यूबॉर्न के लिए जो प्रेशर है, सक्शन प्रेशर वो कितना होना चाहिए, तो 60 से 80 mm ऑफ एजी न्यूबॉर्न के लिए होना चाहिए। यहीं पर अपन चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के लिए जो होना चाहिए वो 80 से 100 mm ऑफ एजी होना चाहिए। और जो अडल्ट की अगर बात करें तो अडल्ट के लिए ये प्रेशर है 100 से 120 mm ऑफ एजी प्रेशर है वो होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। देन बात करें सक्शनिंग कैथेटर की साइज कितनी होनी चाहिए, तो न्यूबॉर्न के लिए 8 to 10 फ्रेंच होनी चाहिए, चाइल्ड के लिए 10 to 12 फ्रेंच होनी चाहिए, और अडल्ट के लिए 12 to 14 फ्रेंच है। ये जो साइज है वो होनी चाहिए। न्यूबॉर्न के लिए कितनी बताइए, 8 से 10 फ्रेंच, चाइल्ड के लिए बताइए 10 से 12 फ्रेंच, और अडल्ट के लिए बताइए 12 से 14 फ्रेंच होनी चाहिए। देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आप जब सक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी ड्यूरेशन है वो कितनी रहेगी, मतलब सक्शनिंग है वो आप कितनी देर के लिए परफॉर्म करोगे। तो फ्रेंड जो अपन सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं वो सिरप और सिरप पे 10 सेकंड के लिए ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए एक नोट लगा के मेंशन किया हुआ क्वेश्चन है, तो नोट लगा के क्या लिखा हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग गिविंग ऑक्सीजन टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। आप बच्चे को जब सक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हो, बच्चों हो, अडल्ट हो, चाइल्ड हो, किसी की बात करें, अगर आप सक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हो तो सक्शनिंग परफॉर्म करने से पहले आप क्या करोगे और उसके बाद में आप क्या करोगे, अपन बच्चे को या पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन नहीं आ जाए, ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट बात करते हैं अबगार स्कोरिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट आ रहा है वो अबगार स्कोरिंग से आ रहा है। द अबगार स्कोरिंग इज ए क्विक वे फॉर डॉक्टर टू इवैल्यूएट द हेल्थ ऑफ ए न्यूबॉर्न। मतलब अबगार स्कोरिंग क्या है, डॉक्टरों के लिए क्विक वे है, इजी वे है, जिससे अपन वो क्या कर सकते हैं, बच्चे का हेल्थ असेसमेंट है कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चे का हेल्थ असेसमेंट है वो कर सकते हैं। और अबगार स्कोरिंग कब परफॉर्म की जाती है, न्यूबॉर्न के 1 मिनट के अंदर, डिलीवरी होने के विद इन 1 मिनट, और उसके बाद नेक्स्ट जो अबगार स्कोरिंग करते हैं वो 5 मिनट के अंदर करते हैं। कह सकते हैं 1 to 5 मिनट में अपन क्या करते हैं, अबगार स्कोरिंग करते हैं 1 मिनट के अंदर, फिर उसके 5 बाद अबगार स्कोरिंग अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्राइटेरिया की बात करेंगे, अबगार स्कोरिंग करते हैं तो अपन क्या क्या चीजें असेस करते हैं, तो ये आपके अबगार के अंदर ही होती है। अबगार स्कोरिंग किसके द्वारा दी गई थी, वर्जीनिया अबगार के द्वारा दी गई थी। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है, तो ए का मतलब होता है अपीयरेंस, यानी अपन कह सकते हैं स्किन कलर कैसा है। फिर अपन बोलते हैं पी का मतलब होता है पल्स, जी का मतलब है ग्रिम्स, या फिर अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स या फिर रिस्पॉन्स। ए का मतलब होता है एक्टिविटी और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। तो ये सारी चीजें अपन मेंशन करते हैं। देन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका स्कोरिंग से। तो अबगार स्कोरिंग के अंदर मैक्सिमम स्कोर होते हैं वो 0 होते हैं,
और मिनिमम जो स्कोर होते हैं वो क्या होता है, सॉरी मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, मिनिमम स्कोर है वो क्या होता है आपका 0 देखने को मिलता है। अब गाइस स्कोरिंग के अंदर आपको अगर कोई भी डाउट हो कि अपन रेस जो स्किन अपीयरेंस है उसको कैसे चेक करेंगे, जो पल्स है यानी हार्ट रेट है उसको कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्स को अपन कैसे चेक करते हैं, तो आपको जो अबकारी स्कोरिंग की क्लास है वो आपको मिल जाएगी, वहां पर आप देख लेना। ठीक है, वहां पर मैंने सिर्फ यहाँ पर जो चीजें मेंशन नहीं की वो मेंशन नहीं किया, आपका जो क्राइटेरिया उसको अपन कैसे चेक करते हैं वो चीजें नहीं चेक मेंशन की है। आपको याद रखना अगर अपन पर्टिकुलर अबकारी स्कोरिंग के नंबरिंग की बात करें तो अबकारी स्कोरिंग में 10 नंबर होते हैं, लेकिन पर क्राइटेरिया की बात करें तो पर क्राइटेरिया नंबर मैक्सिमम नंबर 2 होता है, मिनिमम नंबर है वो क्या होता है 0 होता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भाई आपने रिजल्ट चेक कर लिया, जो नंबरिंग आपके पास आ गई, अब आप उसके बाद में क्या क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो अगर जो रिजल्ट है 8 से 10 आ रहा है तो बच्चा नॉर्मल, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे का स्कोर वो 4 से 10 आ रहा है तो आप इसको स्पेसिफिक इंटरवेंशन दे सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो आप बच्चे को पोजीशन दे सकते हो, सुपाइन पोजीशन रहेगी, साइड लाइन पोजीशन रहेगी, आप बच्चे के अंदर सक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हो, ऑक्सीजन डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, अगर स्कोर 0 से 3 आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है और उसमें आप क्या करोगे नियोनेटल रिसक्सिटेशन परफॉर्म करोगे। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट वही रहने वाला है नियोनेटल रिसक्सिटेशन के ऊपर ही। तो नियोनेटल रिसक्सिटेशन मतलब हो गया अपन उसको क्या कर रहे हैं सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो नियोनेटल रिसक्सिटेशन बच्चे के लिए होता है उसमें अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसमें TABC फॉर्मूला होता है। तो TABC की बात करें तो T का मतलब होता है टेम्परेचर, A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीथिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो आपके टोटल जो इवेंट होते हैं वो कितने होते हैं 120 इवेंट होते हैं, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन आप 90 देते हो और रेस्पिरेशन है वो क्या करते हो आप 30 है वो करते हो। ठीक है फ्रेंड, और चेस्ट कंप्रेशन की बात करें तो चेस्ट कंप्रेशन आप जो करते हो वो करते हो आप 1.5 इंच है चेस्ट कंप्रेशन, क्या करते हो 1.5 इंच आप चेस्ट कंप्रेशन है वो देते हो। पोजीशन की बात करें तो लोअर 1/3 ऑफ स्टनम, स्टनम के 1/3 पोर्शन के ऊपर, लोअर 1/3 पोर्शन के ऊपर अपन देते हैं, जो अपनी निप्पल लाइन होती है उसके जस्ट बिलो अपन ये चीज परफॉर्म करते हैं। कंप्रेशन लेने के लिए अपन यूज क्या करते हैं, तो कंप्रेशन लेने के लिए यूज की बात करें तो या तो बोथ फिंगर है 2 फिंगर अपन यूज करेंगे, या अपन क्या करेंगे थंब यूज करेंगे, दोनों हैंड के थंब यूज कर सकते हैं अपन, फिंगर की सहायता से या 2 फिंगर की सहायता से क्या कर सकते हैं अपन जो अपने जो अपना नियोनेटल रिसक्सिटेशन में कंप्रेशन जो देते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सिंगल हैंड है तो क्या करोगे आप 2 जो फिंगर है वो आपको क्या करनी है यूज लेनी है। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 5 साइकिल के बाद में आपको क्या होना है रुक जाना है, या फिर बच्चे के में रिवाइव हो गया और बच्चा सांस लेना ब्रीथिंग लेना अगर स्टार्ट कर दिया तो आपको क्या करना है स्टॉप है वो कर देना है। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है आपका अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। तो अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग की बात करें तो पहले अपन बात करते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड है वो कितनी होती है। तो अगर प्रेगनेंसी के 4 मंथ की बात करें तो 2 तो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है और 2 ही अम्बलाइकल वेन है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, देन बात करें आफ्टर 4 मंथ प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद की बात करें तो 2 तो आपको अम्बलाइकल वेन है वो आर्टरी देखने को मिलेगी, एक अम्बलाइकल वेन है वो आपको देखने को मिलेगी। राइट अम्बलाइकल वेन है वो क्या होती है आपकी डिसअपियर हो जाती है, क्या होती है राइट अम्बलाइकल वेन है वो आपकी क्या हो जाती है, राइट अम्बलाइकल वेन है वो क्या हो जाती है आपकी डिसअपियर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, कोड कटिंग की बात करें तो कोड कटिंग अपन कब परफॉर्म करते हैं, कोड कटिंग की बात करें तो विद इन 5 मिनट एंड आफ्टर स्टॉप पल्सेशन, कि आपको 5 मिनट बाद में या जो आपकी कोड है उसके अंदर पल्सेशन फील होना बंद हो जाए तो आप अम्बलाइकल कोड को कट कर सकते हो। पॉइंट ऑफ कट की बात करें तो पॉइंट ऑफ कट की बात करें तो आपको बेबी से 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर से आपको क्या करना है 5 सेंटीमीटर एक क्लैंप लगाना है, फिर क्या करना है इसके 2.5 सेंटीमीटर बाद आपको एक क्लैंप लगाना है और दोनों के मिड पॉइंट को आपको क्या करना है कट कर देना है। मतलब बेबी से 5 सेंटीमीटर दूर आप एक क्लैंप लगाओगे, फिर आप क्या करोगे 2.5 सेंटीमीटर दूर एक क्लैंप लगाओगे और उसके बीच में से आपको क्या कर देना है कट कर देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका जो फर्स्ट क्लैंप है अवे फ्रॉम,
यही है फर्स्ट क्लेम है, उसके बाद में आपको सेकंड क्लेम पे वो लगाना है। ठीक है फ्रेंड, देन आपको बात करते हैं आपका जो बच्चे का फर्स्ट क्लेम रहेगा, जो आपने फर्स्ट क्लेम लगाया, मतलब यहाँ पर आपने जो फर्स्ट क्लेम लगाया है ये क्या होगा 24 आवर्स बाद में क्या हो जाता है, हट जाता है, यहाँ से रिमूव है, बच्चे से रिमूव है, वो हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें इम्यूनाइजेशन एंड अप्लाई द आई ऑइंटमेंट, इम्यूनाइजेशन और आई ऑइंटमेंट की बात करें तो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए आप क्या देते हो, इरिथ्रोमाइसिन है वो मेडिसिन देते हो, क्लेमाइडिया कंजक्टिविटिस क्लैप्स सिल्वर नाइट्रेट देते हो। फिर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो विटामिन के फर्स्ट इंजेक्शन होता है। ठीक है, विटामिन के का क्या होता है, फर्स्ट इंजेक्शन होता है। और अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन की अगर बात करें तो इम्यूनाइजेशन के लिए आप कहते हो बीसीजी की फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता है, बीसीजी देते हैं, हेपेटाइटिस देते हैं और ओपीवी देते हैं, जिसको मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको बहुत से याद रखना सिखाया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप जरूर विजिट करें, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो याद करने की ट्रिक है वो बता रखी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है कंगारू मदर केस से। कंगारू मदर केस से क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है आपका पोजीशन से। तो कंगारू मदर केस में पोजीशन कौन सी देते हैं, तो प्लेस द बेबी बिटवीन मदर ब्रेस्ट इन अपराइट पोजीशन, बच्चे को क्या करेंगे मदर के जो ब्रेस्ट है उनके बीच में रखेंगे और अपराइट पोजीशन में बच्चे को अपन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आपको के जो कंगारू मदर केयर है उससे क्वेश्चन आपका राजस्थान सीएचओ में पूछा जा चुका है। तो ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन होनी चाहिए 1 to 3 आवर्स होनी चाहिए, 1 से 3 घंटे की ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए। और आपको मिनिमम ड्यूरेशन पूछ ली जाए तो मिनिमम ड्यूरेशन कितनी रहेगी, मिनिमम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट है वो आपकी रहने वाली है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एक रेंज पूछा जाए कि कंगारू मदर के कितने समय तक देते हैं तो 1 से 3 घंटे, अगर आपको पूछे कम से कम कितने समय तक देते हैं तो आप बोलोगे साहब 30 मिनट तक अपन देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है वो आ रहा है, अब आपके कुछ एमसीक्यू आ रहे हैं तो एमसीक्यू के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो एमसीक्यू क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year old चाइल्ड व्हेन द बेबी बर्थ वेट इज 3.5 kg, कि एक बच्चा जिसका बर्थ वेट है वो क्या हो रहा है 3.5 kg है, तो 1 साल के ऊपर उसका वेट है वो कितना हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, 9.5 kg हो जाएगा या 10.5 kg हो जाएगा। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा होता है उसका बर्थ वेट की अगर बात करें तो 6 मंथ का अगर वो होता है तो उसका बर्थ वेट कितना हो जाता है, बर्थ वेट का दुगुना हो जाता है। और अगर वो 1 year का होगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 का वेट कितना होगा, 3 गुना होगा। तो अपन बात करें 3.5 ये था उसका बर्थ के समय, 3.5 और ऐड कर दिया ये 6 मंथ पे हो गया, 3.5 और ऐड कर दिया ये 1 साल पे हो गया, तो कितने हो गया ये 5 और 10, तो 10.5 हो गया। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी है वो रहने वाला है। देन पूछता है एट विच व्हाट इज दैट द चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल माइलस्टोन, के एक बच्चा है वो किस एज के ऊपर जो माइलस्टोन है जो सोशल स्माइल है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, 12 वीक के ऊपर, 4 वीक के ऊपर, 16 वीक के ऊपर या 8 वीक के ऊपर। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि एक बच्चा है वो सोशल स्माइल वो कब डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, तो राइट आंसर कमेंट करें अपना। तो अपन बात करें एक बच्चा सोशल स्माइल डेवलप करना स्टार्ट कर देता है वो कर देता है आपका 2 to 3 मंथ, और आपको एवरेज राइट को दे दो 2 मंथ आपको यहाँ पर राइट करोगे, तो 2 मंथ तो आपको दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, अगर आप 2 मंथ को वीक के अंदर कन्वर्ट करो तो वीक के अंदर कितने हो जाएंगे 8 वीक वो यहाँ पर रहेगा, तो आपका आंसर डी है वो यहाँ पर सही रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्राउनिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर इन, जो क्राउनिंग है यानी बच्चा जो अपन मारवाड़ी में बोलते हैं घोटाला चलना वो कब तक स्टार्ट कर देता है, तो इसका राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि क्राउनिंग है वो बच्चे के अंदर कब स्टार्ट होगी। तो क्राउनिंग की बात करें तो 8 to 9 मंथ पे होगी, 2 to 3 मंथ पे होगी, 4 to 5 मंथ पे होगी, 6 to 8 मंथ की होगी। क्राउनिंग कब स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड, तो क्राउनिंग है वो बच्चे के अंदर 8 to 9 मंथ के ऊपर है वो स्टार्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटेनर टेक प्लेस ऑफ, कि बच्चे के अंदर जो एंटीरियर फोंटेनर होता है वो कब बंद होता है,
बच्चे के अंदर अपन फोंटेनल की बात करें तो दो होते हैं, इंटीरियर फोंटेनल होता है, एक पोस्टीरियर फोंटेनल होता है। तो इंटीरियर फोंटेनल पूछा गया ये कब बंद होता है, 6 वीक पे, 6 मंथ के ऊपर, 1.5 ईयर के ऊपर या 2 ईयर के ऊपर। तो अपना राइट आंसर कमेंट करेगी जो इंटीरियर फोंटेनल है वो कब बंद हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड अपन फोंटेनल की बात करें तो आपका जो इंटीरियर फोंटेनल होता है वो आपका बंद कब होता है, और आपका जो पोस्टीरियर फोंटेनल होता है वो कब बंद होता है। तो पोस्टीरियर फोंटेनल की बात करें तो 6 to 8 वीक के ऊपर पोस्टीरियर फोंटेनल है वो आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और एंटीरियर फोंटेनल की बात करें तो 12 से 18 मंथ के ऊपर ये क्या होता है, बंद हो जाता है। तो 12 से 18 की बात करें तो आप इसको एवरेज बोल सकते हो 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के ऊपर बंद होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है वो क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजरिंग द मेडिकेशन डोज ऑफ ए इन्फेंट एंड चाइल्ड। कि एक इन्फेंट है या चाइल्ड है उसकी मेडिकेशन डोज को आप कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा आपके पास मेथड क्या है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो वेट रहने वाला है, हाइट रहने वाली है, हेड सर्कमफ्रेंस रहना है, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड अगर इसका आंसर भी आपको नहीं आता तो आप ऐसे दे सकते हो कि आप कहीं पे भी पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, इतनी डोज अकॉर्डिंग पर केजी पर वेट आप नहीं पढ़ते ना, तो मतलब आपका वेट है वो सबसे सुटेबल मेथड रहने वाला है। तो यहाँ पर आप वेट है वो कंसिडर करोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट अपेयरिंग टीथ इन ए चाइल्ड, कि बच्चा होता है उसमें फर्स्ट जो टीथ है वो कौन सा पेयर होता है, प्रीमोलर होता है, इंसिजर होता है, केनाइल होता है, थर्ड मोलर होता है। तो टीथ की बात करें तो बच्चे के अंदर टोटल टीथ है वो कितने होते हैं, टोटल टीथ की बात करें तो कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, ICM, क्या क्या होते हैं ICM, जिसका फॉर्मूला क्या है 2/2, 1/1 एंड 2/2। मतलब ये मैंने आपको एक साइड के बताया, इंसिजर 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, जो केनाइल है वो 1 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, मोलर है 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल अगर बात करें तो ये कितने हो गए फ्रेंड, टोटल बात करें तो ये कितने हो गए, 10 हो गए ना, 10 हुए कि नहीं हुए, 2 ऊपर 2 नीचे 4, इंसिजर कितने हो गए 4 हुए, फिर मोलर 2 ऊपर 2 नीचे 4 दूनी 8, एक केनाइल ऊपर एक केनाइल नीचे, 10 हो गए ना। ये मैंने बताया आधे पोर्शन का, आधे में 10 ऐसे कैसे रहेंगे, तो टोटल दांत बच्चे में कितने होते हैं, 20 होते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें जो फर्स्ट अपेयरिंग टीथ होता है वो कौन सा होता है, वो आपका इंसिजर होता है। जो इंसिजर टीथ होते हैं वो फर्स्टली अपेयर होते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएट एट व्हाट एज, की एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, 15 मंथ के ऊपर, 18 मंथ के ऊपर, 20 मंथ के ऊपर या फिर 24 मंथ के ऊपर। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि एक बच्चे को जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करें तो बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग है वो 18 मंथ के ऊपर है, वो अपन को स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेबिन्स की साइन इज कंसीडर नॉर्मल इन, कि जो बेबिन्स की साइन है वो नॉर्मल किसके अंदर मेंशन करते हैं अपन, न्यूबॉर्न के अंदर, एडल्ट के अंदर, यूथ के अंदर या फिर ओल्डर के अंदर। तो बेबिन्स की साइन की बात करें तो न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर ये नॉर्मल साइन है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें न्यूबॉर्न की तो न्यूबॉर्न अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अबगार स्कोर शुड बी असेस, अभी मैंने बताया अबगार स्कोर कब करते हैं, एट 1 मिनट आफ्टर एंड 5 मिनट आफ्टर ऑफ बर्थ। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, सी है वो यहाँ पर अपना राइट आंसर है वो रहने वाला है फ्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है व्हाइल सक्शनिंग ए न्यूबॉर्न बेबी माउथ एंड नोज विच पार्ट नीड टू बी सक्शनिंग फर्स्ट, आप कौन से पार्ट को फर्स्टली सक्शन करोगे। तो मैंने अभी बताया ना, पहले अपन किसको सक्स करेंगे, माउथ को अपन सक करते हैं, माउथ के सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट वन कह रहा है आफ्टर द बर्थ ए बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट, कि बर्थ के कितनी देर बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सिजेरियन सेक्शन की बात नहीं कही गई है, मैंने बताया था विद इन 1 आवर्स, तो 1 आवर्स के अंदर आपको स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको 1 आवर्स नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसका विद इन हाफ आवर्स है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
मेडिकेशन गिव टू ए न्यू बॉर्न बेबी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग इज, कि ब्लीडिंग के लिए अपन कौन सी मेडिकेशन देते हैं, मैंने बताया था इंजेक्शन देते हैं विटामिन के का, तो यहाँ पर क्या रहेगी, विटामिन के है वो रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट शुड बी टेम्परेचर ए डिलीवरी रूम टू मेंटेन वार्मथ टू ए न्यूबॉर्न, मतलब जो डिलीवरी रूम है उसका टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। तो अपना राइट आंसर कमेंट करिए, डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड डिलीवरी रूम के टेम्परेचर की बात करें तो डिलीवरी रूम का जो टेम्परेचर है वो 25 से 28 डिग्री है वो सेल्सियस रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो अपना सही रहने वाला है। तो फ्रेंड ये कुछ अपने क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स थे। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए कम्युनिटी चाइल्ड एंड नर्सिंग की एक क्लास और पेंडिंग है, जिसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो जल्दी वो क्लास में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें और क्लास में क्या कमी थी वो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।